बच्चे, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक, जैसा कि जानते हैं बोर्ड का एग्जाम नजदीक आ रहा है और अभी प्री बोर्ड एग्जाम हुए थे, हाफ ईयरली हुए थे। दोनों में ये देखने को मिला जो OMR के क्वेश्चन आते हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास से आते हैं। 1 से 10 तक के क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित होते हैं और 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से संबंधित होते हैं। तो आज मैं कुछ हिंदी साहित्य का इतिहास के विषय में बताना चाहती हूँ। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास में पहले हम हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे कि हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई, उसे कितने कालों में बांटा गया, उसकी समय अवधि क्या थी, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। आशा है सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो जैसा कि जानते हो बच्चों, पहले हिंदी की शुरुआत पद्य से हुआ, यानी कविता से हुई। गद्य का आरंभ तो आधुनिक काल से हुआ, तो उसे हम आगे देखेंगे। पहले हम पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। तो हिंदी की जो शुरुआत हुआ या जो हिंदी प्रारंभ हुई वो आदिकाल से। जैसा कि विद्वानों ने उस अवधि को, पहले शुरुआती दिनों के जो समय थे उस अवधि को आदिकाल के नाम से संबोधित किया। बहुत से विद्वानों ने, वैसे तो आदिकाल के बहुत सारे नाम हैं, मगर तुम्हें सिर्फ आदिकाल और वीरगाथा काल ही जानना आवश्यक है, क्योंकि आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के आरंभिक काल को आदिकाल के नाम से संबोधित किया। वहीं रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल के नाम से 12 राष्ट्र ग्रंथों के आधार पर इसे वीरगाथा काल के नाम से संबोधित किया। तो बच्चों कभी कंफ्यूजन में मत रहना, यदि वीरगाथा काल पूछ दे तो तुम ये समझ नहीं, मतलब कंफ्यूज होना कि ये तो दूसरा काल है। एक ही काल के दो नाम हैं, चाहे आदिकाल कह लो, चाहे वीरगाथा काल कह लो, या अन्य नामों से सिद्ध सामंत काल, चारण काल और बीज बपन काल, तमाम नामों से संबोधित किया गया हिंदी के प्रारंभिक काल को। तो 12 राष्ट्र ग्रंथों के आधार पर इसे वीरगाथा काल कहते हैं। इसकी समय अवधि है 1000 से 1350 सभी बच्चों, मतलब वैसे तो विद्वानों ने इसकी समय अवधि अलग अलग बताई है, मगर ज़्यादातर विद्वानों ने इस बात से सहमत है कि 1000 से 1350 तक की ईस्वी आदिकाल के नाम से संबोधित की जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा था और रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल कहा था। तो ये बच्चे ये इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आता है भक्तिकाल। भक्तिकाल बच्चों 1350 से लेके 1650 तक की ईस्वी को हम भक्तिकाल के नाम से जानते हैं। जैसा कि जानते हो भक्तिकाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्वर्ण युग क्या है या स्वर्ण काल क्या है या भक्तिकाल क्या है। मैं देखो बच्चों इसलिए बता रही हूँ, मैं 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि तुम मतलब बोर्ड में OMR पर इससे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो इस बार तो मैंने देखा कि किसी न किसी काल की समय अवधि पूछी है, तो सभी बच्चों को ये ध्यान में रखना है किस काल की अवधि कितने समय तक की है। बस इससे यही क्वेश्चन तुम्हें ध्यान में रखना है और इसीलिए मैंने काल विभाजन टॉपिक डाला है। सिर्फ तुम्हें काल विभाजन की समय अवधि और उसका नाम जानना आवश्यक है। तो आदिकाल के बाद भक्तिकाल आया। अब भक्तिकाल 1350 से लेकर 1650 तक माना गया है भक्तिकाल, और इसे स्वर्ण युग, स्वर्ण काल भी कहते हैं। ठीक, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। इसकी समय अवधि है
1000 से 1350। अब इसके बाद दूसरा है भक्ति काल, जिसे स्वर्ण काल भी कहते हैं, जिसकी समय अवधि है 1350 से 1650। अब तीसरा बच्चों आया जैसा कि रीतिकाल, जो 1650 से 1850 तक की समय अवधि को मानते हैं। अब उसके बाद बच्चों आ गया तुम्हारा आधुनिक काल। देखो बच्चों, आधुनिक काल अनेक कालखंडों में विभाजित है, जो 1850 से लेकर अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि क्लियर हो गया बच्चों कि हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई, आदिकाल से हुई, जो 1000 से 1350 तक, ठीक। उसके बाद 1350 से 1650 तक भक्ति काल, फिर रीतिकाल 1650 से 1850 तक, फिर आधुनिक काल 1850 से अब तक। अब तक जो वर्तमान में हम हैं वो आधुनिक काल चल रहा है, मगर इस आधुनिक काल को भी अनेक कालखंडों में बांटा गया है। तो सभी बच्चे अब इसको इरेज कर रही हूँ। जैसा कि बच्चों आधुनिक काल को मैंने बताया कि अनेक कालखंडों में विभाजित है, तो हम उस कालखंड की समय सीमा को देख लेंगे, किस कालखंड को किस नाम से संबोधित किया गया, वो सब देख लेते हैं। तो सब आधुनिक भारतेंदु काल, इस भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस काल का नाम भारतेंदु काल है। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं 1850 में भारतेंदु जी का जन्म हुआ था, और उसी सन से ही विद्वानों ने मतलब आधुनिक काल की शुरुआत मानी, और भारतेंदु हरिश्चंद्र के मतलब कार्यों को देखते हुए, साहित्य में योगदान को देखते हुए विद्वानों ने 1850 से लेकर 1900 तक की ईस्वी को इन्होंने भारतेंदु काल के नाम से संबोधित किया। तो ये हुआ बच्चों भारतेंदु काल। अब बच्चों इसके बाद आता है द्विवेदी युग। जैसा कि जानते हो बच्चों 1900 से 1918 तक की समय अवधि को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, ठीक। क्यों जाना जाता है? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान दिया था, और 1900 इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी समय सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, और सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से ही विद्वानों ने 1900 से 1918 तक की समय अवधि को द्विवेदी युग के नाम से संबोधित किया। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे त्रिवेदी, हिंदी साहित्य में 2 त्रिवेदी हुए, एक महावीर प्रसाद द्विवेदी, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी। कभी कभी पूछ देता है कि किस विद्वान के नाम पर त्रिवेदी काल पड़ा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से बच्चे हजारी प्रसाद द्विवेदी को लगा देते हैं,
नहीं बच्चों, तुम्हें ध्यान रखना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी काल है। उसके बाद 1918 में झरना का प्रकाशन हुआ, जिसके कारण छायावाद की शुरुआत मान ली गई। तो हम तीसरा जो है वो छायावाद 1918 से लेकर 1936 को छायावाद के नाम से संबोधित किया जाता है। 36 अंत क्यों माना गया? क्योंकि पंत ने युगांत लिखा था, उनकी एक रचना थी युगांत। युगांत का शाब्दिक अर्थ यही होता है एक युग का अंत, अर्थात छायावाद का अंत हो गया। ठीक है बच्चों। उसके बाद अब आपका आया प्रगतिवाद। प्रगतिवाद 1936 से लेकर 1943 तक क्यों? क्योंकि 1943 में ही सच्चिदानंद हीरानंद गोस्वामी अज्ञे ने तारशतक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसके कारण 43 के बाद हम प्रयोगवाद वो मतलब अपने आप को लोगों ने प्रयोगवादी घोषित कर दिया। तो इसलिए आगे अवधि आई प्रयोगवाद। प्रयोगवाद बच्चों आया तुम्हारा प्रयोगवाद के नाम से जाना गया बच्चों। तो आशा है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा काल विभाजन क्या है। इसके बाद की नई कविता 1949 के बाद नई कविता के नाम से संबोधित किया गया। ठीक, उसके बाद तमाम आंदोलन चले कविताओं को लेकर, कहानियों को लेकर, जो आपके सिलेबस में नहीं है, उतना जानने की जरूरत नहीं है। बस 10th बोर्ड के लिए बस इतना ही, 9th के लिए बस इतना ही कि आप काल विभाजन की समयावधि जानते रहें, क्योंकि OMR पर इससे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। धन्यवाद।